चलिए भाई, अभी हमने प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस देख लिए थे पिछले लेक्चर में। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस की। ठीक है, कि इंश्योरेंस कितने टाइप्स के होते हैं। हम जब से बात करते हैं फायर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पर, अब एक्चुअली में उनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं कि क्या होता है फायर इंश्योरेंस, क्या होता है लाइफ इंश्योरेंस, क्या होता है मैरीन और हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, चलिए कितने टाइप्स के इंश्योरेंस यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। लाइफ, फायर, मैरीन और हेल्थ। मैरीन में हम 3 पढ़ेंगे, कार्गो, हल एंड फ्रेट। ठीक है, उसके पहले एक छोटा सा टॉपिक है वो हम पहले फिनिश कर लेते हैं, जो कि है इंश्योरेंस वर्सेस एश्योरेंस। कि भाई इंश्योरेंस एक टर्म है जो हम जब से सुनते ही आ रहे हैं, एश्योरेंस भी एक टर्म है। अब एश्योरेंस का मतलब क्या होता है वो हम यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। देखो अंतर, एक सबसे मेजर डिफरेंस जो इन दोनों में है वो मैं आपको बताता हूँ। इंश्योरेंस में हमने क्या पढ़ा था कि हैपनिंग ऑफ अ इवेंट, राइट, जब इवेंट होगा तभी आपको पैसा मिलेगा, कंपेंसेट कंपनी आपको करेगी। अगर वो इवेंट नहीं हुआ तो पैसा नहीं मिलेगा। तो वहाँ पर एक अनसर्टेनिटी थी कि अगर इवेंट हुआ तो ही पैसा मिलेगा, वरना जो आपने प्रीमियम दिया है वो आपका आपका कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, एश्योरेंस के केस में क्या होता है कि इसमें इवेंट हो या नहीं हो, पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा। या तो इवेंट हो गया तो पहले मिल जाएगा, हैपनिंग ऑफ ए इवेंट हो गया तो पहले मिल जाएगा, या फिर हो सकता है जब आपकी पॉलिसी ख़त्म हो रही होगी उस टाइम पे आपको वो पैसा मिल जाएगा, अगर वो इवेंट हुआ ही नहीं तो। वो होता है एश्योरेंस। क्लियर है? अभी और डिटेल में हम इसको पढ़ते हैं, पर मेजर डिफरेंस सिर्फ इतना सा है, इंश्योरेंस में इवेंट होगा, इवेंट मतलब हैपनिंग ऑफ अ इवेंट। फॉर एग्जांपल, घर में आग लगी, ये एक इवेंट हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा दे देगी। घर में कभी आग नहीं लगी, पॉलिसी का पीरियड खत्म हो गया तो पैसा कुछ भी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, प्रीमियम आपका जो गया वो चले गया। अब एश्योरेंस के केस में क्या होता है भाई, एश्योरेंस के केस में ये होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने ले रखी 20 साल की पॉलिसी। ठीक है, 20 साल तक आपने प्रीमियम भरा। अब 20 साल के अंदर एक बार भी आपका वो हैपनिंग ऑफ द इवेंट नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अगर 10वें साल में ही आपका इवेंट ऑकर हो गया तो आपको 10वें साल में पैसा मिल जाएगा। पर अगर 20 साल में एक बार भी वो इवेंट नहीं हुआ तो 20वें साल के एंड में पॉलिसी जब खत्म हो रही होगी तब आपको जो भी प्रीमियम या जो भी सम उन्होंने अश्योर किया है कि इतना पैसा आपको मिलेगा, वो सारा की सारा पैसा आपको मिल जाएगा। ये होता है एश्योरेंस। क्लियर है? अब भाई एश्योरेंस किस केस में होता है? जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है ना, उसके केस में होता है। ठीक है, अभी इसको हम और डिटेल में पढ़ते हैं। एक बार ये जो स्क्रीन पे लिखा है इसको हम फटाक से रीड कर लेते हैं। ठीक है, assurance refer to a contract in which the sum assured is bound to be paid sooner or later। तो जब भी बाउंड टू बी पेड मतलब पहले मिलेगा या बाद मिलेगा, पर मिलेगा जरूर। इन केस ऑफ इंश्योरेंस द सम assured is paid only when insured suffers a peculiar loss। इंश्योरेंस के केस में जब लॉस होगा तभी पेमेंट मिलेगा, और एश्योरेंस केस में अभी मिलेगा या बाद मिलेगा, पर मिलेगा जरूर। ठीक है, the term insurance is used when the risk is uncertain, as fire may break out and it may not also. In assurance, the risk is certain as a person has to die sooner or later। मैंने क्या कहा कि एश्योरेंस मेनली लाइफ इंश्योरेंस के केस में होता है। तो आदमी आज या नहीं तो कल तो मरेगा ही, कोई इमॉर्टल तो होता नहीं है कि भाई अमृत पी के पैदा हुआ है, तो आपको कभी ना कभी तो मरना ही है। तो मरना सर्टेन है, मरोगे तो। बट अगर आप पॉलिसी के पीरियड के ख़त्म होने के पहले ही ख़त्म चले जाते हैं तो आपको पहले पैसा मिल जाएगा आपकी फैमिली को। अगर पीरियड ख़त्म होने के बाद भी नहीं जाते तो पीरियड ख़त्म होने के टाइम पैसा मिल जाएगा। In other words, the term insurance is used where compensation is guaranteed to be paid only on the happening of an event, whereas in assurance the payment of compensation is certain कि मिलेगा ही मिलेगा। छोटा सा चार्ट है, फटाक से इसको देख लेते हैं, बहुत आसान है, ऑलरेडी हम सब समझ के आ चुके हैं। इंश्योरेंस, पहला पॉइंट, इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस द इंश्योर्ड मस्ट सफर अ डैमेज और लॉस टू क्लेम कंपेंसेशन। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं इंश्योरेंस के केस में कि आपका डैमेज या लॉस होना चाहिए कंपेंसेशन क्लेम करने के लिए। बट एश्योरेंस के केस में क्या होता है, इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस द सम अश्योर्ड इज बाउंड टू बी पेड वेदर इंश्योर्ड सफर अ लॉस और नॉट। लॉस हो या नहीं हो, उसको एक टाइम के बाद पैसा मिल ही जाएगा। इंश्योरेंस का सेकंड पॉइंट, द टर्म इंश्योरेंस इज यूज्ड व्हेन रिस्क इज अनसर्टेन, इट मे हैपन और मे नॉट हैपन। इंश्योरेंस के केस में होगा या नहीं होगा पता नहीं, अनसर्टेन है। बट एश्योरेंस केस में द टर्म एश्योरेंस इज यूज्ड व्हेन रिस्क इज सर्टेन एंड इट इज बाउंड टू हैपन। ठीक है, तो रिस्क
हो मतलब रिस्क इज सर्टेन, वो होना ही है एंड कंपनी पैसा देगी ही, मतलब मरना तो भाई सबको होना ही है एक ना एक दिन, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इन इंश्योरेंस द कंपेंसेशन इज पेड ओनली ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। क्या कहा? इंश्योरेंस के केस में जब इवेंट होगा तभी पैसा मिलेगा, उसके बिना पैसा नहीं मिलेगा। बट एश्योरेंस के केस में कंपेंसेशन इज पेड वेदर द इवेंट हैपन और नॉट, इवेंट हो या नहीं हो पैसा जरूर मिलेगा। क्लियर है? एग्जाम्पल फायर इंश्योरेंस और मैरिन इंश्योरेंस, ठीक है, और यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस का एग्जाम्पल दिया है। क्लियर है? आई होप इंश्योरेंस और एश्योरेंस में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो भाई, अब हमारा मेन जो टॉपिक है वो आएगा टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, जिसमें मैंने आपको बता दिया 4 तरीके के इंश्योरेंस हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला, लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है कि भाई जीवन कभी ना कभी खत्म तो होना है, कभी पहले हो जाता है कभी बाद में होता है, ठीक है। तो नीचे देखो लास्ट जो पैराग्राफ है, द लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड विद 2 टाइप ऑफ रिस्क, 2 तरीके के रिस्क से लाइफ इंश्योरेंस हमें हेल्प करता है बचाने के लिए। क्या रिस्क है? पहला रिस्क है कि बहुत जल्दी कोई व्यक्ति खत्म हो जाए, और दूसरा रिस्क है कोई बहुत लेट खत्म हो। तो भाई बहुत लेट खत्म हो तो उसमें रिस्क क्या है? मान के चलो कोई व्यक्ति पहले खत्म हो जाता है, तो उसके पीछे जो उसकी फैमिली है उसको वो सपोर्ट कैसे मिलेगा, राइट। तो कहने का मतलब अगर कोई एक ही अर्निंग पार्टनर है फैमिली में, एक ही अर्निंग मेंबर एक ही है एंड वो चले जाता है, तो फैमिली को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सेटबैक होगा, बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी, फाइनेंशियली अनस्टेबल हो जाएंगे वो। तो उससे बचाने के लिए मैंने अपना इंश्योरेंस ले लिया कि भगवान न करे अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे पीछे मेरी फैमिली को हमेशा पैसा मिलता रहे थोड़े थोड़े टाइम के बाद, या फिर एक लमसम पैसा उनको मिल जाए, राइट। रिस्क ऑफ डाइंग टू लेट, अगर कोई व्यक्ति बहुत लेट मरता है तो उसमें रिस्क क्या है कि भाई जब आप बुजुर्ग हो जाते हैं तो आपके बहुत सारे खर्चे होते हैं, आपकी हेल्थ इश्यूज रहते हैं, आपके रहने के इश्यूज रहते हैं, आप काम नहीं कर पाते, आप पैसे नहीं कमा सकते हो, अगर आपको अपने बच्चों का सपोर्ट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं रिस्क, राइट। तो उस केस में क्या होता है? रिस्क ऑफ डाइंग टू लेट। इन दोनों केसेस में नॉर्मली लाइफ इंश्योरेंस लिया जाता है। अब लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं, बट एक तरीका ये अश्योरेंस होता है कि भाई आपको कंपेंसेशन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार हम रीड कर लेते हैं। जनरली पीपल टेक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी व्हेन दे हैव द फियर ऑफ डाइंग टू अर्ली, देन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू देयर फैमिली दे टेक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है। Sometimes people take life insurance policy to get financial support और economic independence during their old age। तो ये क्या हुआ गया? दूसरा रीजन जो हमने नीचे पढ़ा, रिस्क ऑफ डाइंग टू लेट, ठीक है। तो अपनी इंडिपेंडेंस रख, अपनी इंडिपेंडेंसी के लिए अपनी ओल्ड एज में वो लोग इंश्योरेंस लेते हैं, ठीक है। In life insurance, the insured has to pay a fixed amount of premium and in return the compensation is assured। क्या लिखा है यहाँ पर वर्ड? assured। तो ये हो गया assurance at his death or at the maturity period whichever comes earlier, राइट। क्या कहा कि भाई मैंने 50 साल तक प्रीमियम भरा, मैंने क्या बोला कि जब मैंने 25 साल से प्रीमियम भरना चालू किया और जब तक मैं 50 साल का नहीं हो जाता तब तक मैं प्रीमियम भरूंगा। अगर 50 साल के पहले मेरे को कुछ हो जाता है तो मेरी, फॉर एग्जांपल मैं 45 साल में मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली को कंपेंसेशन मिल जाएगा। बट अगर 50 साल के बाद भी मुझे कुछ नहीं हुआ, मैच्योरिटी हो गई मेरे पॉलिसी की, मैच्योरिटी पीरियड आ गया और मेरे को कुछ नहीं हुआ, तो जो भी कंपेंसेशन मिलना था वो मुझे मिल जाएगा ताकि मैं अपनी ओल्ड एज में उससे इस्तेमाल कर सकूं, राइट। ये होती है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इसके बारे में और भी कुछ चीज़ें हैं वो आप पढ़ लेते हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं भाई, यहाँ ध्यान से पढ़ना। अभी हमने जो प्रिंसिपल पढ़े थे ना, वो प्रिंसिपल मैंने आपको पहले इसलिए पढ़ा दिए क्योंकि अब यहाँ पर आपको वो प्रिंसिपल किस तरीके से काम करेंगे यहाँ पर अब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। पहला पॉइंट, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। हमने पहला ही प्रिंसिपल पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। द अश्योर्ड शुड बी, यहाँ अज्यूम लिखा है, अश्योर्ड पढ़ना उसको। द अश्योर्ड शुड बी ऑनेस्ट एंड मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स अबाउट हिज हेल्थ टू इंश्योरर। आपको सारी हेल्थ के बारे में अपने को जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको क्लियरली बताना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट, the insurable interest must be present at the time of taking policy। insurable interest at the time of maturity is not necessary। मैंने आपको ये पॉइंट बताया था जब हम इंश्योरेबल इंटरेस्ट की बात कर रहे थे कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब होना चाहिए। मैंने एक वाइफ और हस्बैंड का एग्जांपल दिया था कि जब आप पॉलिसी ले रहे हो तब इंश्योरेबल इंटरेस्ट आपका होना चाहिए। मैच्योरिटी के टाइम इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। तीसरा पॉइंट, लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी।
The life of a human being cannot be compensated. That is why the amount payable in life insurance on the health of the assured is fixed in advance. क्या कहा कि भाई ये इंडेमनिटी का प्रिंसिपल यहाँ काम नहीं करता। इंडेमनिटी में क्या कहा कि जितना नुकसान होगा, फॉर एग्जांपल 50 लाख की पॉलिसी है, 10 लाख का नुकसान हो तो 10 लाख ही देंगे। बट लाइफ इंश्योरेंस के केस में आप डैमेज रिस्क कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए जो टोटल अमाउंट है आपके कंपेंसेशन का वो पूरा की पूरा उनको सामने वाले को मिल जाएगा। उसमें इंडेमनिटी का प्रिंसिपल काम नहीं करता। क्लियर है? अभी आखिरी लाइन पढ़ लो, उसमें कौन कौन से लाइफ इंश्योरेंस केस में 3 प्रिंसिपल हैं जो काम नहीं करते। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी हमने पढ़ ही लिया। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, आपने 5 पॉलिसी ली तो पांचों आपको पूरा पूरा पैसा देंगे, राइट, क्योंकि आपने सबको प्रीमियम भरा है। एंड प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, ये तीनों प्रिंसिपल यहाँ पर लागू नहीं होते हैं। कहाँ पर? लाइफ इंश्योरेंस के केस में ये लागू नहीं होते हैं। ठीक है, ये हो गई लाइफ इंश्योरेंस की बात। और लाइफ इंश्योरेंस को आप अश्योरेंस भी कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंपेंसेशन मिलना ही मिलना है, फिक्स है, सर्टेन है, एक टाइम के बाद मिलेगा। ठीक है। सेकंड, फायर इंश्योरेंस। अब भाई फायर इंश्योरेंस क्या होता है यहाँ पर समझते हैं। फायर तो हमने बहुत बार बहुत सारे एग्जांपल देख लिए कि भाई घर का हमने इंश्योरेंस लिया कि घर में आग लग गई तो आप कंपेंसेशन देंगे। ठीक है, यहाँ पर एक बार रीड कर लेते हैं। फायर इंश्योरेंस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस और डैमेज बाय फायर, lightning or an explosion during a specific period of time and up to specific amount। ये 2 वर्ड याद रखना। स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम मतलब आपकी पॉलिसी हर साल रिन्यू होती है। क्या कहा? हर साल रिन्यू करनी पड़ेगी। तो जब तक आप रिन्यू करते जाओगे तो वो स्पेसिफिक पीरियड के लिए, ऐसा नहीं लाइफ टाइम आपको कवर नहीं देगी, वो स्पेसिफिक पीरियड के लिए जब तक आपने प्रीमियम भरा है तब तक आपको कवर मिलेगा। एंड अप टू स्पेसिफिक अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल आपका घर 1 करोड़ का है, आपने से 50 लाख की पॉलिसी ली है कि 50 लाख तक का नुकसान आप हमें कंपेंसेट करेंगे, तो कंपनी आपको 50 लाख तक का ही नुकसान कंपेंसेट करेगी, उससे ज़्यादा का नहीं करेगी। क्लियर? अगर आपका पूरा 1 करोड़ का नुकसान हो जाता है तो कंपनी कितना देगी? सिर्फ 50 लाख ही देगी, उससे ज़्यादा नहीं देगी। क्लियर है? तो स्पेसिफिक अमाउंट का मतलब यहाँ पर है, ये है। ठीक है। फायर मीन्स एक्चुअल फायर एंड इग्निशन एंड इट शुड बी एक्सीडेंटल नॉट इंटेंशनल। भाई गलती से लगनी चाहिए आग, ऐसा नहीं है आपने बोला घर बहुत पुराना हो गया जला के पैसा निकलवा लेते हैं, नहीं भाई। तो इट शुड बी एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल मतलब फायर पॉलिसी कवर लॉस थ्रू फायर कॉज्ड बाय राइट, सिविल स्ट्राइक, रिबेलियन और फॉरेन एनिमी फायर। तो इन किसी भी केसेस से कभी दंगा फसाद हो गया, भाई पाकिस्तान ने हमला कर दिया, चाइना ने हमला कर दिया, मेरे घर में आग लग गई, तो अगर आपका इंश्योरेंस है तो कंपनी आपको पैसा दे देगी। ठीक है। इस तरीके से कोई भी अगर केस होता है आपके घर में, इंटेंशनली नहीं एक्सीडेंटली कोई भी आग लगती है, तो यहाँ पर कंपेंसेशन मिलेगा। द कॉन्ट्रैक्ट कंटेनिंग द टर्म्स, मैंने आपको बताया था क्या होता है, जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, जो रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको बोलते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी। उसमें सारी चीजें लिखी रहती है। क्या क्या लिखी रहती हैं? द कॉन्ट्रैक्ट कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस इज नोन एज पॉलिसी। Generally, the fire policy contains the name of the parties, description of the insured property, the sum for which the property is insured, amount of premium payable and the period insured against। तो सारी चीज़ें उस पॉलिसी में लिखी रहती है। जनरली द पीरियड ऑफ इंश्योरेंस इज 1 ईयर। तो 1 साल का मेनली नॉर्मली पीरियड होता है। एक बार आपने प्रीमियम भरा तो आपको 1 साल तक का कवर मिलता है, फिर आप हर साल उसको रिन्यू कर सकते हो। ठीक है। कुछ मेन एलिमेंट्स फायर इंश्योरेंस के भी पढ़ लेते हैं। द इंश्योरेबल इंटरेस्ट शुड बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी एज वेल एज द टाइम ऑफ लॉस। तो मैंने इसका एग्जाम्पल आपको दे दिया था पहले ही कि भाई अगर आपने बैंक को गिरवी रख दिया है तो 6 महीने बाद अगर आपने लोन चुका के पैसा कागज ले ली अपने प्रॉपर्टी के और 7वें 8वें महीने में आग लग गई तो बैंक क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। क्लियर है? तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट फायर के केस में कैसा होता है, या तो आपके पास ओनरशिप हो या फिर आपका कोई भी फाइनेंशियल वहां पर इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कब होना चाहिए, इन पॉलिसी लेने के टाइम भी होना चाहिए, और जब लॉस हुआ है, रिस्क जब आपका वो हैपनिंग ऑफ इवेंट हो गया है, तब दोनों टाइम आपका होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ utmost good faith, so insured must disclose all material facts related to the property for which insurance is taken। भाई क्या डिस्क्लोज करें इसमें? भाई आपको सही सही डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आपकी जो प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल मैंने गोडाउन के लिए इंश्योरेंस लिया तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि भाई वहां पर फायर के पाइप तो लगे थे पर पाइप काम करते हैं कि नहीं,
तो ये आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, अभी कि ये काम नहीं करते और हम सही करवा लेंगे। उसके अलावा आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा यहाँ तेल के पीपे गैस तो नहीं रखते हो, या रखते हो किस तरीके की चीज़ें स्टोर करते हो कि भाई आग लगी तो क्या आग को कंट्रोल किया जा सकता है, उस हिसाब से आपका प्रीमियम बनता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले ही डिस्कस करनी पड़ेगी प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ के अंतर्गत। तीसरा, द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल। भाई इंडेमनिटी मतलब 1 लाख का लॉस हुआ तो भाई 1,10,000 का क्लेम नहीं मिलेगा, 1 लाख का ही क्लेम मिलेगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी हम पढ़ के आए हैं, इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल ऑन फायर इंश्योरेंस एज इंश्योर्ड गेट ओनली लॉस अमाउंट ऑफ पॉलिसी अमाउंट विच एवर इज लेस। तो पॉलिसी अमाउंट या फिर लॉस अमाउंट जो भी कम होगा वो आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख की पॉलिसी है, 80,000 का नुकसान है तो कितना मिलेगा 80,000। 1 लाख की पॉलिसी है और 1.5 लाख का नुकसान है तो भी कितना मिलेगा 1 लाख, विच एवर इज लेस। क्लियर है, ठीक है। द कंपनसेशन इज पेड ओनली व्हेन द लॉस इज ड्यू टू फायर। तो यहां पर क्या कहा, एक और प्रिंसिपल आ गया, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉज प्रॉक्सिमा इज ऑल्सो स्ट्रिक्टली फॉलोड। कौन कौन सी पॉलिसी स्ट्रिक्टली फॉलोड हो रही है भाई, इंडेमनिटी बहुत स्ट्रिक्टली फॉलोड हो रही है, कॉजा प्रॉक्सिमा की फायर लगेगी तो ही कंपेंसेशन मिलेगा, ये बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो हो रही है। और यहाँ पर अटमोस्ट गुड फेथ तो लाइफ इंश्योरेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट था, यहाँ भी इंपॉर्टेंट, सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज में बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, ठीक है। चलिए भाई, थर्ड, मैरीन इंश्योरेंस। मैरीन इंश्योरेंस क्या होता है, मैंने आपको बताया फॉर एग्जांपल दुबई से आपने जहाज के थ्रू कुछ सामान मंगवाया, मोबाइल फोन्स मंगवाए, तो उसका जो आप इंश्योरेंस कराओगे वो होता है मैरीन इंश्योरेंस, ठीक है। इन दिस इंश्योरर undertakes to indemnify the insured in the manner and to the extent thereby agreed against marine losses। तो वो सब पॉलिसी में लिखा होगा कि ये केस होंगे तो ये आपको कंपेंसेशन मिलेगा, इतना कंपेंसेशन मिलेगा, ये सामान आपका है, इतनी तारीख को आ रहा है, वो सारी चीजें पॉलिसी में लिखी रहती हैं। मैरीन रिस्क आर द पेरिल्स ऑफ सी। एग्जाम्पल स्टॉर्म्स, कॉलिजन, किसी से टकरा गए या फिर वहाँ पर सुनामी आ गई जहाँ से बोट जा रही है, कैप्चर, सीजर, सिंकिंग ऑफ शिप एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो भी है उसके कारण अगर कुछ लॉस होता है आपके सामान को तो इंश्योरेंस कंपनी कंपेंसेट करेगी। द इंश्योरर इज नोन एज अंडरराइटर। इंश्योरर को क्या बोलते हैं यहाँ पर इस केस में, अंडरराइटर। याद रख लेना, अंडरलाइन कर लेना अगर ये वर्ड आ जाए तो कंफ्यूज मत होना एमसीक्यू में। The insured pays a particular sum which is called premium, ये तो आपको पता ही है, in exchange for an undertaking from the insurer। क्लियर है, तो इंश्योर को क्या कहते हैं हम यहाँ पर, अंडर राइटर, ठीक है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज आर, 3 तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी है। पहली कार्गो इंश्योरेंस, दूसरी हल इंश्योरेंस और तीसरी फ्रेट इंश्योरेंस। कार्गो इंश्योरेंस में क्या होता है भाई, उस पर्टिकुलर शिप में जितना भी सामान होगा, चाहे वो आप वहाँ से कहीं ट्रांसपोर्ट कर रहे हो या फिर आपका कोई पर्सनल गुड होगा, जो भी सामान होगा वो आपको अगर उसका कोई नुकसान होता है तो आपको क्या किया जाएगा, कंपेंसेट किया जाएगा। क्लियर है। दूसरा है हल इंश्योरेंस। हल इंश्योरेंस में क्या होता है, पूरी शिप का कवर हो जाता है। यहाँ पर पढ़ो, अंडर दिस द होल शिप इज इंश्योर्ड, इट कवर्स द इंश्योरेंस ऑफ द वेसल और इट्स इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिटिंग, टूल्स, मशीनरी, मतलब जो शिप है, इंजन विंजन, पूरी शिप का इंश्योरेंस यहाँ पर कर दिया जाता है हल इंश्योरेंस के अंदर। और कार्गो में सिर्फ आपके जो गुड्स हैं जो आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसी का इंश्योरेंस होता है, या फिर जो लोग क्रूज पे हैं, जो लोग भी हैं, उनका जो बिलोंगिंग्स होगा, उनका जो सामान होगा, उसी का इंश्योरेंस लिया जाएगा। फ्रेट इंश्योरेंस क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल फ्रेट इंश्योरेंस मैं पर्सनली अपने गुड्स का लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने वहाँ से अपना कुछ गुड्स मंगवाया, ठीक है, तो मैंने जो अपना सामान मंगाया मैं सिर्फ उसका इंश्योरेंस ले रहा हूँ, ओनर हूँ ना मैं, बट मैं वहाँ पर शिप के साथ तो नहीं हूँ, तो उसका मैं अगर इंश्योरेंस ले रहा हूँ तो उसको मैं क्या कहता हूँ, फ्रेट। फ्रेट मतलब जो भी सामान मैं पार्सल मंगवा रहा हूँ उसका इंश्योरेंस अगर मैं लेता हूँ तो दैट इज फ्रेट इंश्योरेंस। क्या कहा, सच इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ फ्रेट, जो मैंने सामान मंगवाया। इन मैनी केसेस द ओनर ऑफ द गुड्स पे द फ्रेट ओनली वैन गुड्स, ठीक है। तो अगर मैं ओनर हूं तो मैं वहां पर गुड्स के लिए अपने इंश्योरेंस ले रहा हूं। 3 तरीके के हो गए ये मैरीन इंश्योरेंस। कौन कौन से हो गए भाई, कार्गो, हल और फ्रेट। चलिए तो लास्ट है आपका हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही आसान है। हेल्थ इंश्योरेंस इतना सा मतलब है कि कभी आपको कोई बीमारी हो जाती है, कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके लिए आपको इंश्योरेंस कंपनी कंपेंसेट करती है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस इन केस ऑफ इलनेस ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन एंड हिज फैमिली। तो ये ग्रुप में भी होता है, आप अपनी पूरी फैमिली का एक साथ ले सकते हो,
पर्टिकुलर आपके लिए ले सकते हो, अपनी वाइफ के लिए ले सकते हो, किसी भी तरीके से ये लिया जाता है, ठीक है। तो 5 तरीके से इसका कवरेज या फिर कंपेंसेशन मिलता है 5 केसेस में, ठीक है। पहला बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस, तो वो आपकी पॉलिसी टू पॉलिसी, बहुत सारी तरीके की पॉलिसी आती है, आप पे डिपेंड करता है आपको किस तरह की पॉलिसी है। आपको चाहिए नॉर्मल पॉलिसी कि भाई छोटा मोटा जो खर्चा वो आ जाए, कि बहुत बड़ी बीमारी है 5 लाख का चाहिए, 10 लाख का चाहिए, 20 लाख का चाहिए, जितना आपको जैसा चाहिए वो बहुत तरीके से कस्टमाइज वो पॉलिसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो जाती है। पहला बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस। बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस में क्या होता है, इट कवर द एक्सपेंसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन और डॉक्टर सर्विसेज। तो ये बेसिक जो आपकी, अगर आपको कुछ हो जाता है हॉस्पिटल में, आपको एडमिट होना पड़ता है, तो वो और डॉक्टर की जो भी सर्विसेज होती है उसकी जो भी खर्चा है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। सेकेंड है भाई मेजर मेडिकल एक्सपेंसेस। इसमें क्या होता है, इट कवर द कॉस्ट ऑफ कैटास्ट्रॉफिक सडन डिजास्टर इलनेस। फॉर एग्जांपल कभी किसी को एकदम से हार्ट स्ट्रोक आ गया, हार्ट की प्रॉब्लम आ गई, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपको मेजर मेडिकल एक्सपेंसेस का कंपेंसेशन भी मिल जाता है, ठीक है। तीसरा क्या है, लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन। इट कवर नर्सिंग होम चार्जेस फॉर एल्डरली पीपल। मतलब क्या कि भाई कोई बुजुर्ग है और उसको परमानेंटली हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है, तो लंबे समय के जो हॉस्पिटल का खर्चा है, जो भी नर्सिंग होम का खर्चा है, वो यहाँ पर कंपेंसेट आपको किया जाएगा। मेडिकल सप्लीमेंट, इट फिल गैप्स इन मेडिकेयर प्रोग्राम्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी। और डिसेबिलिटी इनकम मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा रीज़न हो गया कि आप परमानेंटली डिसेबल हो गए और आप अपना काम नहीं कर पा रहे हो प्रॉपरली, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि आपका जो भी डिसेबिलिटी है, आप जितना कमाते थे उतना कंपेंसेशन इंश्योरेंस कंपनी आपको दे देगी। तो इस केस में आपको एक पर्टिकुलर इनकम की तरह आपको हर महीने एक अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा अगर आप परमानेंटली डिसेबल हो गए हैं तो इस 5 तरीके से कंपनी, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपेंसेट करती है। बहुत सारी कंपनीज है जो हेल्थ इंश्योरेंस देती है, लाइफ इंश्योरेंस देती है, फायर इंश्योरेंस देती है। आप अपने मम्मी पापा से पूछोगे तो वो और डिटेल में आपको बताएंगे क्या उन्होंने कोई इंश्योरेंस ले रखा है ग्रैंडफादर का खुद के लिए, तो आपको और भी डिटेल में सारी चीज़ें समझ में आएंगी, राइट। चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। यहाँ पर इंश्योरेंस की बात हम लोगों ने ख़त्म कर दी है। अब नेक्स्ट टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो हम कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर हमने प्रिंसिपल पढ़ ली इंश्योरेंस के, टाइप्स पढ़ लिए इंश्योरेंस के, और इंश्योरेंस वर्सेस एश्योरेंस पढ़ लिया। अब बाकी आ गया नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। चलिए गुड बाय।